वेलकम टू अयान सक्सेस एकेडमी। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए आज जनरल स्टडीज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम्स के लिए। आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, वीडियो का, समीक्षा अधिकारी का, उन सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं। आप लोग मन से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि एक इंफॉर्मेशन से आप कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, ऑप्शंस के द्वारा या अन इंफॉर्मेशन से। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सतसंहिता उपनाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? किस ग्रंथ का नाम सतसंहिता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, प्रबंध चिंतामणि। तो आप देख रहे हैं ऑप्शंस। रामायण सतसंहिता नहीं है, आपको जानकारी होगी। अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की है, ये भी सतसंहिता नहीं है। फिर आखिर कौन है? तो इसमें आपका है सही ऑप्शन महाभारत। महाभारत राइट ऑप्शन है। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास। वेद व्यास जी रचना करते हैं महाभारत की। और इसको सतसंहिता कहते क्यों हैं? इसका उपनाम क्यों पड़ा संहिता? इसमें श्लोकों की जो संख्या है, श्लोक 1,00,000। 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको सतसंहिता कहते हैं। सतसंहिता मतलब 1,00,000 श्लोकों का संग्रह। रचना इसकी वेद व्यास ने की है, आप लोग जानते ही हैं। रामायण आपको बताने की जरूरत नहीं है, वाल्मीकि कृति है। अर्थशास्त्र ऑप्शन सी आता है। अर्थशास्त्र आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित है। आचार्य कौटिल्य। और अर्थशास्त्र की एक विशेषता और है कि इसको भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ होने का सौभाग्य भी प्राप्त है, जो कि राजनीति पर लिखा गया एक बेहद तार्किक ग्रंथ है, जिसको कि दुनिया भर में राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को जानने के लिए अध्ययन किया जाता है। आता है आपका प्रबंध चिंतामणि, जिसकी रचना मेरुतंग जी करते हैं। ये भी एक संस्कृत का ग्रंथ है, प्रबंध चिंतामणि। इस प्रकार से आप देखते हैं सतसंहिता हो गया आपका वेद व्यास द्वारा रचित, अर्थशास्त्र कौटिल्य हो गए, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की रचना हो गई, और सतसंहिता का तो आपके पास ऑप्शन है। अब हम इस प्रकार से 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के माध्यम से ऑप्शंस द्वारा 4 क्वेश्चन, 4 से 5 सूचनाएं आपके पास पहुंचती हैं। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो आज का क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म की किस ग्रंथ को कहते हैं? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी कि कौन सा आंसर इसमें सही है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं। तो इसका थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है इसमें, ये सुंत हो गया है, सुत्त पिटक है।
क्या है? सुप्त पिटक है। प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। सुप्त पिटक, यही इसका लास्ट ऑप्शन है, सुप्त पिटक। तो इसमें बौद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, बौद्ध शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक जो है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इसमें संघ के नियमों का वर्णन है, संघ के नियमों का वर्णन है, बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। नियमों का वर्णन है, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का संविधान भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का संविधान। संविधान तो वही होगा जिसमें नियमों का वर्णन होगा। तो इस प्रकार से है। अभिधम्म पिटक आता है जिसमें कि बौद्ध दर्शन का वर्णन है, दर्शन से संबंधित है। डी ऑप्शन आता है जातक कथाएं, बौद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। बौद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं में वर्णित है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। राइट ऑप्शन आपका सुप्त पिटक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो मैंने करेक्ट किया है आपका, कि सुप्त पिटक आपका बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विचार दिया है। वह क्या है कि आर्य भारत में किस देश से आए, कहां से आए चल के, क्योंकि आर्यों को बारे में अलग अलग विचार है, कुछ यहाँ मूल निवासी मानते हैं, कुछ बाहर का मानते हैं। तो उसी संबंध में क्वेश्चन है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया से आए, ये कथन किसका था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, पेंका, गार्डन चाइल्ड, मैक्स मूलर। तो इसमें आप लोग बताएं कौन सा आंसर इसका सही होगा कि आर्य कहां से आए, भारत में माइग्रेशन कहां से किया आर्यों ने। तो इस संबंध में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका डी सही है, मैक्स मूलर महोदय ने। मैक्स मूलर महोदय जो है वो इसको बोलते हैं कि यार मध्य एशिया से आए। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। गार्डन चाइल्ड एक और विद्वान है जिन्होंने भी आर्यों के संबंध में कहा है। इन्होंने कहा है कि ये दक्षिणी रूस से आए। इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्शंस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इनके बारे में कोई विवरण नहीं किया है इन्होंने, ये सामान्य विचारक हैं। इसके साथ ही हम आप देख रहे हैं कि आर्यों के संबंध में आपने 3 स्टेटमेंट 3 विद्वानों द्वारा पढ़ा है। मैक्स मूलर मध्य एशिया से बताएंगे, दक्षिण रूस से गार्डन चाइल्ड, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए। मैक्स मूलर महोदय ने इसकी व्याख्या की और काफी इंटरप्रिटेशन दिया। तो इनका जो विचार है आर्यों के संबंध में वो ज्यादा मान्य माना गया है। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, प्रथम जैन सभा कहां पर आयोजित किया गया था? प्रथम जैन सभा, जो जैन धर्म की सभाएं हुई हैं उनका आयोजन यानी कि फर्स्ट जैन सभा का कहां पे किया गया? ऑप्शन है आपके सामने कुंडग्राम, वल्लभी, पाटलिपुत्र, अयोध्या। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका, कुंडग्राम, वल्लभी, पाटलिपुत्र, अयोध्या। तो इसका जो ऑप्शन सही है आप लोग बताएं, और राइट ऑप्शन इसका जो आंसर है वो है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है राइट ऑप्शन है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पाटलिपुत्र पटना है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ये है।
और आपका वल्लभी जो है यहाँ पे होती है द्वितीय जैन सभा होती है वल्लभी में। द्वितीय जैन सभा। कुंडग्राम है, ये महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान है। महावीर स्वामी का जन्म होता है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। अयोध्या का जैन धर्म से कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि ये भगवान राम की जन्मभूमि है। ऐसा ही ऑप्शन था, लोग जान ही रहे होंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपने जैन धर्म से संबंधित ये 3 इंफॉर्मेशन आपको मिली एक क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्या क्वेश्चन है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपसे पूछा गया है किस बौद्ध ग्रंथ में, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको देख लीजिए। ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में पूछ रहा है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दिव्यादान यहाँ पे और मंजूश्री मूल कल्प है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका अंगुत्तर निकाय। ये सही आंसर है आपका अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन करता है। 16 महाजनपदों का वर्णन 2 जगह मिलता है, 2 ग्रंथ हैं। एक है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, दूसरा भगवती सूत्र है, ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। अगर ऑप्शन में बौद्ध हटा दिया जाए, बौद्ध ग्रंथ, कि बौद्ध ग्रंथ अगर हम हटा देते हैं, मान लो एलिमिनेट कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसमें 2 आंसर सही हो जाएंगे, आंसर ए और आंसर बी, क्योंकि दोनों जगह मिलता है। लेकिन यहाँ स्पेसिफाई का आपसे पूछा गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि ये भी एक आंसर है इसका। अगर सामान्य पूछा जाता है या जैन ग्रंथ करके भी पूछ सकता है कि किस जैन ग्रंथ में मिलता है। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है जिसमें अंगुत्तर निकाय हटा देता है, एक ऑप्शन और लगा देता है, तो भगवती सूत्र आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के किस शासक को पराजित करके की गई? तो एक तो इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो की गई है वो नंद वंश को समाप्त करके की गई, नंद वंश को पराजित करके की गई। ऑप्शन है आपका महापद्म नंद, दससिद्धक, पांडुप, घनानंद। देखिए कौन सा है आपके लिए राइट ऑप्शन, कमेंट करके बताएं। ऑप्शन इसका ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका सही ऑप्शन सही है आपका डी। डी ऑप्शन राइट है हमारा। घनानंद, घनानंद जी शासक हैं नंद वंश के, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि आचार्य चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और नंद वंश को पराजित करके। इस नंद वंश के एक महान शासक हुए हैं महापद्म नंद, ये नंद वंश के संस्थापक हैं, नंद वंश के संस्थापक। दससिद्धक, पांडुप इनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इस पे आपका क्वेश्चन आता है कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी अगर आएगा तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद द्वारा की गई थी। और आपका इस क्वेश्चन से आता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, किस वंश को पराजित करके की, तो नंद वंश को की। और उस समय नंद वंश का राजा घनानंद था। घनानंद को पराजित करके नंद वंश की स्थापना करते हैं, राइट। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, शक संवत का संबंध किन शासक से है? 4 शासक आपके दिए गए हैं जिनका शक, जो शक शासक हैं वो शक संवत का संबंध दिया गया है। किससे है? भीमकटपिशिश से है, कुजुलकटपिशिश से है, कनिष्क से, हुविष्य से। तो ये कुषाण वंश के शासक हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। और राइट ऑप्शन है कनिष्क।
कनिष्क द्वारा शक संवत की स्थापना की गई है? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में की गई है शक संवत। शक संवत, और इस शक संवत की विशेषता है कि इसको भारत सरकार द्वारा भी मान्यता दी गई है कैलेंडर के रूप में। भारत सरकार द्वारा भी अपनाया गया है शक संवत। भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। भीमकट विशेष है जो आपके, ये भी कुषाण वंश के शासक हैं, ये संस्थापक है इसके। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त वंश के शासक हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताऊंगा कि आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बताएं। राइट ऑप्शन इसका है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी पे कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो भारत का नेपोलियन जिस व्यक्ति ने कहा है वो है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ महोदय हैं। विंसेंट स्मिथ ने कहा है, विंसेंट स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा है, किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है और समुद्रगुप्त को कहा है। इनकी महान विजयों के चलते हुए जो इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, उसके चलते इनको नेपोलियन का नाम दिया गया विंसेंट स्मिथ के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम है, ये गुप्त वंश के प्रथम महान शासक हैं। महान शासक हैं और इनको संस्थापक भी माना जाता है। इससे पहले घटोत्कच का नाम आता है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण शासक नहीं है। लेकिन प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो गुप्त वंश में आते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम से ही शुरुआत होती है। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने देखा इसको। क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम, अनंत वर्मा, राजराज प्रथम, राज सिंह। तो इसका निर्माण आप लोग बताएं कमेंट करके, किसने कराया है? इसका निर्माण कराया है नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम इसका निर्माण कराते हैं। नरसिंहदेव प्रथम निर्माण कराते हैं इसका सूर्य मंदिर का। इसकी विशेषता है सूर्य मंदिर की कि इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को की सूची में इसको रखा गया है। यूनेस्को की सूची में जो धरोहरों की सूची है, यूनेस्को की सूची में 1984 में सम्मिलित किया गया है। 1984 में नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रसिद्ध नाटक प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं?
प्रदर्शिका नाटक है जिसके लेखक कौन है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है आपका बाणभट्ट, ऑप्शन 2 है हर्षवर्धन, ऑप्शन 3 है हरिवर्मा, ऑप्शन डी है मयूर वर्मन करके था आपका, मयूर प्रिंट हुआ है, मयूर वर्मन थे। कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रदर्शिका नाटक, ये एक महान शासक भी रहे हैं जिन्होंने इसकी रचना की है, राजा के साथ साथ लेखक भी थे। तो आप लोग अंदाज लगा लिए होंगे कि इन व्यक्ति में एक महान शासक जो है आप हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन जो प्रदर्शिका नाटक की रचना करते हैं, इनके दरबारी कवि थे जिनका बाणभट्ट का उल्लेख है, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। इन्होंने हर्षचरित, और कादम्बरी नाटक की रचना की है। हर्षचरित कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि हर्षचरित की रचना किसने की, बाणभट्ट ने की। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं और हर्षवर्धन कन्नौज के शासक हैं। कन्नौज के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपसे ये पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आप लोगों को पता होगा कि स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। वहां के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। फिर से टाइप करता हूं मैं, अल्फ्रेड नोबेल अल्फ्रेड नोबेल जो है वैज्ञानिक का नाम है, स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। इनकी याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब आपका क्वेश्चन था कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्र या 7 क्षेत्र में। तो ये प्रतिवर्ष दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र हैं, 6 कौन कौन से हैं? साहित्य है, भौतिक है, भौतिक विज्ञान, रसायन, अर्थशास्त्र, इसके साथ ही दिया जाता है आपका चिकित्सा और आपका शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार आता है नोबेल पुरस्कार, जो कि प्रतिवर्ष प्रोवाइड किया जाता है 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र हैं, साहित्य है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, चिकित्सा है और शांति। इन क्षेत्रों में प्रोवाइड किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनकी याद में दिया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक स्वीडन के हैं, इसलिए स्वीडिश वैज्ञानिक कहा गया, स्वीडन से संबंधित थे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है।
इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, जाता है। ये गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, आपको बताना है कि किसको जाता है। इसमें से ऑप्शंस बताना है आपको। राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी, डी। ये गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो आपको इसमें ऑप्शन आपका सही है, आप कमेंट करके आप लोग बताएं। ऑप्शन बी सही है, जेम्स चैडविक द्वारा इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन द्वारा की गई थी स्थापना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई है। बाकी जो जुड़े हुए हैं आपके, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की है, नाभिक से संबंधित है, और गोल्डस्टीन ये प्रोटॉन से संबंधित है। कौन से तत्व से संबंधित है? प्रोटॉन। आपके न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और तीसरा कौन सा बचता है? चैडविक महोदय बचते हैं, जो कि खोज करते हैं न्यूट्रॉन। ये ऑप्शंस आपके हो गए। राइट ऑप्शन जे थॉमसन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? यानी कि समुद्री तट जो है वो भारत के किस राज्य का सबसे लंबा तट है? ऑप्शन है महाराष्ट्र है ये आपका। महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। बताइए आप लोग कौन से राज्य है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। बताना है आप लोगों को। तो सबसे लंबी समुद्री सीमा आपकी है गुजरात की। गुजरात राज्य की जो समुद्री सीमा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शंस देखिए। वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है वो, उसमें कितनी परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन की होती है। वो लगभग कितनी होती है? जब सबसे ज्यादा होगी तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर चेंज होता, पता चला कि 78 है, 80, 85 होता तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसमें आसान ऑप्शंस है, आसान से ऑप्शन में आपको निकालना है था। %78 नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की मात्रा 78%, 78.8 होती है लगभग। उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा है आपकी लगभग 20%, 20.9। बाकी जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वो बहुत ही कम मात्रा में है, नगाड़े कह सकते हैं, लेकिन उनका भी अपना महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? आपको डेट बतानी है, किस डेट को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई, 21 जून, 29 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताएं। राइट ऑप्शन है इसका 29 अगस्त, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस किसकी मनाने के पीछे तर्क है कि मेजर ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद, आप लोग याद करिए, इनका एक उपनाम भी है मेजर ध्यानचंद का।
किस खेल से संबंधित थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित थे, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा गया है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनके नेतृत्व में भारत 3 बार ओलंपिक हॉकी का चैंपियन रहा है, स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा। तो ये हो गया आपका खेल दिवस 29 अगस्त को। इसी के साथ ही आपका ऑप्शन आता है 21 जून। 21 जून को आप लोग बताएं कमेंट करके कि क्या मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून आने वाला है। 21 जून को मनाया जाता है आपका 21 जून को विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस जिसकी शुरुआत 2015 से होती है, वर्ष 2015 से शुरुआत है योग दिवस की। 2 अक्टूबर तो आप लोग जानते ही हैं गांधी जयंती है। सत्ताईस मई कोई विशेष दिन नहीं है। इस प्रकार से 3 ऑप्शंस आपके हुए। 21 जून विश्व योग दिवस, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा गया है, बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे। और 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इसमें, टाइपिंग में। यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे सी है वहां पे आपका हाथरस था। पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, हाथरस, संत रविदास नगर, भदोही है। ये भी मिस्टेक है, भदोही। और ये है हाथरस। हाथरस हो गया है, हंसने के लिए नहीं था लेकिन हाथरस हो गया है। हाथरस का हाथरस हो गया है। तो आप लोग देखिए इसमें हाथरस है, गौतम बुद्ध नगर है, कन्नौज। आपको बताना है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसका एरिया सबसे कम है। सबसे कम एरिया है आपका संत रविदास नगर यानी कि भदोही। प्रचलित नाम भदोही है और इसका नाम संत रविदास नगर भी है। ये ऑप्शन आपका सही है, राइट ऑप्शन है संत रविदास नगर, क्योंकि स्पेशल का क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन, ये भी कभी छोटा पूछ लिया जाता है, कभी बड़ा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रे क्या होते हैं? दर्रे बेसिकली वो 2 घाटियों को जोड़ने की बीच का एक रास्ता कहें, एक टनल टाइप का होता है। दर्रा जिसे कहते हैं, पास, इंग्लिश में पास बोलते हैं, हिंदी में दर्रा बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, इन राज्यों में से किस में आपका रोहतांग दर्रा स्थित है? रोहतांग दर्रा आप लोग बताएं कमेंट करके कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। दर्रा जो आपको बताया कि पास है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? यहां भी थोड़ा मिस्टेक हुई है, काफी गलतियां हुई हैं टाइपिंग में। गाजियाबाद, करणपुर नहीं है, ये कानपुर है। नोएडा है, सीतापुर है। ऑप्शन आपके 4 हैं, आप लोग बताएं कौन सा शहर है। ये 3 शहर जो हैं औद्योगिक शहर हैं। गाजियाबाद भी आप लोग जान रहे हैं एक औद्योगिक शहर है, कानपुर एक औद्योगिक शहर है, नोएडा एक औद्योगिक शहर है। इनमें से कौन सा लेदर इंडस्ट्री यानी कि चर्म उद्योग के लिए फेमस है? तो चर्म उद्योग के लिए जो फेमस है आप लोग बताएं
ऑप्शन नंबर बी है हमारा कानपुर। कानपुर शहर अन्य उद्योगों के साथ साथ, जिसको कि पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर पूर्व को क्यों कहा गया, पूर्व का मैनचेस्टर कहा गया क्योंकि वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस रहा है, इसलिए इसको मैनचेस्टर कहा गया है। और ये चर्म उद्योग का भी, लेदर इंडस्ट्री का भी, लेदर इसे चर्म उद्योग कहते हैं। दोनों ही आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी लिख के आ सकता है, लेदर भी इंडस्ट्री आ सकती है, चर्म उद्योग उसकी शुद्ध हिंदी भी आ सकती है। तो आपका ये कानपुर होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन है कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं वो भूमि के अंदर पाई जाने वाली प्लेटें हैं, जो कि आपस में घटती बढ़ती रहती हैं। इनका मूवमेंट होता रहता है, घटना बढ़ना ना कहें जिसे, कि मूवमेंट कहें। जो मूवमेंट के कारण कौन सी घटना होती है प्लेट टेक्टोनिक के कारण, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप। ऑप्शन आपके हैं चक्रवात है, बाढ़ है, भूस्खलन है, भूकंप। आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। राइट ऑप्शन आपको बताना है। राइट ऑप्शन है हमारा भूकंप। प्लेट टेक्टोनिक जो आपका ऊपर सिद्धांत दिया गया प्लेट टेक्टोनिक का, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं जिसे, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के कारण जो होने वाली घटना है भूकंप, और दूसरी घटना है आपका ज्वालामुखी। दोनों का ही का संबंध प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से है, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट से शिफ्ट होती है, आपस में टकराती हैं, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जा का भी इससे उत्पन्न होती है। ऊर्जा एक जगह से जब निकलती है ज्वालामुखी के रूप में, तो ये ज्वाला के रूप में निकलती है तो ज्वालामुखी हो जाती है। भूकंप भी उसी का एक रूप है। जिस तरीके से भूकंप और ज्वालामुखी दोनों घटनाएं प्लेट टेक्टोनिक से ही जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। बाइनरी के बराबर होता है, थोड़ा सा गड़बड़ है। कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, यहाँ पे लिखना होगा मेगाबाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट, मेगाबाइट के बराबर होता है। हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आप लोग इस गीगाबाइट और मेगाबाइट के शॉर्ट फॉर्म से परिचित हैं, क्योंकि यही ज़्यादा यूज में आता है, जिसको जीबी बोलते हैं, गीगाबाइट, गीगाबाइट को। और मेगाबाइट का प्रचलित नाम एमबी है। एमबी और जीबी ये ऐसे शब्द हैं जो कि आज की मोबाइल इंडस्ट्री या आप कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में बड़े ही प्रचलित हैं। तो आपको बताना था इसमें कि 1 GB बराबर कितना होता है, 1 GB कितने MB के बराबर होता है। 1024, 1002, 1025, 1030। 1 GB इक्वल टू होता है 1024, 1024 MB, 24 MB है। और 1 MB इज इक्वल टू है 1024 KB के बराबर होता है। KB का मतलब किलोबाइट होता है, इसका प्रचलित नाम KB जिसे आप कहते हैं वो किलोबाइट होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये सही होता है, 1024 राइट है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में लगातार पूछा गया है कि 1 GB में कितने MB होते हैं। MB नहीं लिख के आएगा, मेगाबाइट लिख के आएगा, जो भी आएगा आप सही कर लेंगे।
सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र किस नगर में स्थित है? भारत के किस नगर में सामाजिक वानिकी एवं पुनर्वास केंद्र स्थित है? ये संस्था है किस शहर में स्थित है? प्रयागराज में, नागपुर में, जयपुर में, भोपाल में। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताएं। राइट ऑप्शन इसका है प्रयागराज। प्रयागराज शहर में सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र स्थित है। नागपुर शहर है, इसमें पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। अभियांत्रिकी संस्थान, पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। प्रयागराज आपका सामाजिक वानिकी हो गया, पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपका नागपुर में हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। पॉलिटी से आया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था, संविधानेतर संस्था से क्या मतलब है? संविधानेतर संस्था वो संस्था है जो कि हमारे संविधान में, जो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें उल्लेखित नहीं थी, यानी कि जिसका उसमें उल्लेख नहीं था वो संस्थाएं संविधानेतर संस्थाएं हुई। निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग ऑप्शन है आपका, नीति आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। बताएं आप लोग कौन सा संस्था है जो कि संविधानेतर संस्था इनमें से होगी? ये और ये, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। इसका राइट ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग हाल ही में बनी हुई संस्था है जो जिसका गठन 2015 में किया गया। 2015 में ये संविधानेतर संस्था है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। वर्णन इसका अनुच्छेद 324 में है। वित्त आयोग आपको जानकारी होगी, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में आप लोग बताएं? वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग आप लोग बताएं किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद इसके लिए है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का वर्णन है। दोनों का ही वर्णन इसमें किया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी कह सकते हैं। अब यूपी के संबंध में आता है तो यूपी पीएससी हो जाता है, अन्य स्टेट के संबंध में होगा तो अन्य राज्य का आ जाएगा। सारे राज्यों का वर्णन है 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की मध्य सीमा का निर्धारण करती है? कुछ रेखाएं नाम दिए गए हैं सीमा को, उसमें से एक मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है आपको बताना है किन देशों के मध्य है मैकमोहन रेखा। भारत चीन के मध्य है, भारत नेपाल के मध्य है, भारत भूटान के मध्य है, भारत पाकिस्तान के मध्य है। बताएं आप लोग कमेंट करके कौन सा इसमें सही है। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल और भारत भूटान। तो ये जो रेखा है आपकी राइट ऑप्शन इसका है भारत चीन। भारत चीन की मध्य
मैकमोहन रेखा है। इसी प्रकार से एक अन्य रेखा है जो भारत पाकिस्तान की मध्य है, बताएं कौन सी रेखा है, क्या नाम दिया गया है उसको? उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा है जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। भारत भूटान, भारत नेपाल कोई विशेष नहीं है रेखा जिनका नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान से संबंधित है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ दूसरी सूची है जिसमें उसमें आपको वन संरक्षण स्थल दिए गए हैं। आपको बताना है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, राइट ऑप्शन बताना है। मानस, सिमलीपालन, पंचमढ़ी, अचान कमान किन राज्यों में स्थित है? मिलाएं, आप लोग मिलान करें इसका, तब राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। मिलान करते हैं। मानस कहां पे है? मानस आपका स्थित है, मानस आपका असम में स्थित है। ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, बात नहीं बनेगी। ए का 4 2 जगह है। अब हम बी देखते हैं, बी किस में है? सिमलीपाल आपका कहां है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। ए का 4, अरबी का फर्स्ट, ये तो आपका ऑप्शन 2 जगह आ रहा है। बी का फर्स्ट, ये आ रहा है ए का 4, इनमें से ही सही होना चाहिए ऑप्शन। आगे भी देखते हैं। इसी तरीके से आप मिलान करेंगे। पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी आपका है मध्य प्रदेश में। आपका 3 ऑप्शन मिल गए, यानी कि अब आप राइट ऑप्शन पहुंच जाएंगे। राइट ऑप्शन हमारा आ रहा है थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अचान कमान कहाँ हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचान कमान छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1951। बताएं आप लोग कब शुरुआत की गई, कमेंट करके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है इसमें से? इसका राइट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ही आगे चल के आपका पंचायती राज के रूप लेता है आगे विकास करते हुए। तो इसको शुरुआत की गई है 1952 में। 26 जनवरी 1950 तो आप लोगों को पता ही है। भारत का संविधान लागू होता है, भारत गणतंत्र बनता है। भारत गणतंत्र बनता है 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार हम लोग आज के इस सेशन में 25 क्वेश्चंस के माध्यम से ऑप्शंस द्वारा अन्य इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।